पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि शियाओशन ने उसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया था। तब वहां पर वो लड़की आती है जो उसे अपनी थोड़ी सी पावर दे देती है ताकि उस लड़की की पावर का इस्तेमाल करते हुए हुआन यहाँ पर शियाओशन की जान लेने की कोशिश करे। इस वजह से दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। हुआन अपने फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। शियाओशन भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन हुआन के अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, जिस वजह से शियाओशन को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। पर शियाओशन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थोड़ी है। वो बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हुआन की जान लेने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इतनी ज्यादा लड़ाई करने की वजह से शियाओशन की हालत यहाँ पर खराब होने लग गई थी। मास्टर वहां पर शियाओशन से कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने आज इतनी बड़ी मुसीबत से हमारे सेट को बचा लिया। ये एहसान हम तुम्हारा कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। शियाओशन कहता है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज की टेंशन है कि अगर अभी जो मैं यहाँ पर कमजोर पड़ गया हूँ ना, इसके बारे में किसी और को पता चला तो वो सब के सब यहाँ पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए फटाफट से अपना बैग पैक कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं रेडियम माइन के अंदर। वहां से रेडियम क्रिस्टल लेकर मैं अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जिसपे मास्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैंने जियानमिंग को भी एक कमरे में रख दिया है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। जिस पर शियाओ चैन मान जाता है। दूसरी तरफ जियानमिंग जो होती है वो उस लड़की को मना रही थी कि वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए दे दे, लेकिन वो लड़की उसे कहीं जाने नहीं देती, बस उसका अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसका काम था जियानमिंग को यहीं पर रखना। जियानमिंग उस लड़की से कहती है कि तुम्हें पता है कि स्काईलॉर्ड जो है ना, वो मेरा जो शियाओ चैन है उसका भाई है, वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे से जैसे दिखते हैं और उनके पास पावर भी काफी ज्यादा है। वो लड़की कहती है ना कि तुम्हारा सुबह सुबह ही दिमाग सठिया गया है, ज्यादा ही कुछ शियाओचन को याद कर रही हो तब तुम्हें ऐसे नशे भरी बातें दिमाग में आ रही है। आराम से बैठ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियानमिंग कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह सकती, मुझे ऐसा लगता है मैं शियाओचन के साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ तो मुझे उसके ऊपर इतना तो भरोसा हो गई। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं सुनती और उसे कहती कि बस यहाँ पर तुम आराम करो और मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, खाना वगैरह रख के मैं रिटर्न आ जाऊंगी। जियानमिंग जैसे खिड़की के बाहर दिख रही होती है उसे वहां पर यंग मास्टर दिखाई देता है जो जंगली के साथ अपनी फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। वो दोनों वहां पर अपना फाइटिंग कर रहे होते हैं और ये एक फ्रेंडली फाइट थी। इसे देखकर जियानमिंग एकदम हैरान और खुश हो जाती कि अरे वाह, ये तो कितना अच्छे से फाइट कर रहे हैं, वो लोग कितना मजे से बाहर है और मैं यहाँ पर अकेले ही पड़ी हुई हूँ। तब यंग मास्टर वहां पर जंगली से कह देता है कि तुम्हें पता है स्काईलॉर्ड जो है ना, वो कल ही रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाने के लिए निकल रहा है, तो मैं भी वहां पर उसके साथ ही जाऊंगा। इस चीज को सुनकर जियानमिंग हैरान रह जाती है और उसे पता चल जाता है कि कल शियाओचन कहाँ पर जाने वाला है। उसे पता लगाना था कि आखिर शियाओचन और स्काईलॉर्ड का चक्कर क्या। इस रात से वो पर्दा उठाकर ही रहेगी। दूसरी तरफ वो जो बुढ़िया थी वो किंगराव के पास आई थी और वहां आने के बाद उसे किंगराव अपना कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देती है, जो कि एक टॉप सीक्रेट जगह थी। और यहाँ पर किंगराव बड़े मजे से और आराम के साथ रहते हुए अपना कल्टीवेशन वगैरह कर रही थी। किंगराव बुढ़िया से कहती कि अपनी जुबान ना ज्यादा मत चलाया करो, जितना ज्यादा जुबान चलाओगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। बुढ़िया कहती कि मैं यहाँ पर कुछ खास बात तुमसे करने के लिए आई हूँ। ये लो, ये है डिवाइन ग्रास, यही चाहिए था ना तुम्हें, तो जितना मेरे पास बचा हुआ है मैं वो लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। उसे देखकर किंगराव एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही थी कि अब मैं इस डिवाइन ग्रास की मदद से अपनी मास्टर को वापस से रीबॉर्न कर लूंगी। वो अपनी मास्टर को आवाज लगाते हुए कहती है कि डिवाइन ग्रास हमें मिल चुका है, अब इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप खुद को रीबॉर्न कर लो। तब एक डार्क स्मोक सीधा का सीधा डिवाइन ग्रास के अंदर चला जाता है। इस वजह से वहां पर डिवाइन ग्रास की पावर को लेते ही वो डार्क स्मोक एक लड़की के फिगर में आ जाता है, जो कि असल में किंगराव की ही मास्टर थी और यही कुछ वापस से रीबॉर्न करने के लिए किंगराव को वो डिवाइन ग्रास चाहिए था। बुढ़िया वहां पर कहती है किंगराव से कि देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें डिवाइन ग्रास ला कर दिया, तुम्हारी मास्टर भी वापस से रीबॉर्न हो गई, अब मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे तरफ से जो काम मुझे मिला था मैंने वो काम पूरा कर दिया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी किंगराव की मास्टर की वहां पर हालत खराब होने लगती है, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मानो कि अब वो मर जाएगी। बुढ़िया किंगराव से कहती है कि देखो तुम्हारी मास्टर के साथ जो हो रहा है ना, वो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर, मेरा काम था यहाँ पर सिर्फ डिवाइन ग्रास को लेकर आने का। अब उससे तुम कैसे अपने मास्टर को रिबॉर्न करती हो, उसके बाद उसका क्या होता है वो सब मैं नहीं जानती, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन किंगराव तो बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। वो बुढ़िया से कहती कि तूने ही कुछ गड़बड़ी की है, तभी मेरे मास्टर को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो जैसे यहाँ पर बुढ़िया के ऊपर हमला करने वाली थी, बुढ़िया वहां से हट जाती है और किंगराव से कहती है मुझे पता था तू अपना वादा जरूर तोड़ेगी, इसके लिए पहले से ही तैयार थी, मैं यहाँ पर से कैसे भी भाग जाऊंगी। लेकिन इस चीज से किंगराव की मास्टर भड़क जाती है और वो सीधा का सीधा बुढ़िया के ऊपर अटैक करने लग गई थी ताकि वो उसकी जान ले सके। किंगराव की मास्टर यहाँ पर अपनी पावर को सीधा का सीधा बुढ़िया
बुढ़िया के अंदर ही डाल देती है। इस वजह से अब बुढ़िया की बॉडी पे किंग राव की मास्टर का कंट्रोल आ चुका था और उसे अब तकलीफ भी नहीं हो रही होती है। इस चीज को देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि अरे मास्टर ने तो यहाँ पर सीधा इस बुढ़िया की बॉडी पे ही कंट्रोल हासिल कर लिया। इसलिए सब के सब वहाँ पर बुढ़िया के सामने ही झुक जाते हैं नाम मास्टर कहते हुए। लेकिन वो जो मास्टर थी उसे बुढ़िया का चेहरा पसंद नहीं आता कि ये चेहरा तो बड़ा ही घटिया है, मुझे दूसरा अच्छा चेहरा चाहिए वरना मैं बहुत ज्यादा बदसूरत दिखूंगी। जिस पर किंग राव कहती कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी रियल बॉडी को मैं कैसे भी करके जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगी, उसके बाद आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेना। दूसरी तरफ जियान मिंग कमरे से बाहर निकल कर आ जाती है। वो भी यहाँ से रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाना चाह रही थी ताकि जान सके कि शियाचन वहाँ पर क्या करने के लिए गया हुआ है। वो अपने मेंढक को साथ ली होती है और वो मेंढक स्मेल करते हुए बता रहा होता है कि शियाचन और बाकी अभी किस तरफ गए। तो उसी रास्ते से जियान मिंग भी आगे बढ़ने लग जाती है ताकि वो जल्द से जल्द शियाचन के पास पहुंच सके। दूसरी तरफ किंग राव की मास्टर जो थी वो किंग राव से कहती है कि देखो तुमने यहाँ पर मुझे वापस से जिंदा करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी भी मुझे एक छोटी सी चीज और चाहिए। मेरी फिजिकल बॉडी जो है ना वो भी उतनी ज्यादा खास नहीं है, वो भी बूढ़ी जैसे ही हो चुकी है, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम मुझे अपना चेहरा दे दो। इसके बाद वो अपनी सारी की सारी डार्क पावर को सीधा का सीधा किंग राव के अंदर ही डाल देती है। इस वजह से अब किंग राव की बॉडी के ऊपर उसकी मास्टर का पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका था। दूसरी तरफ शियाचन और बाकी लोग जंगल में एक जगह बैठकर कैंप पे लगाए होते हैं ताकि थोड़ी देर के दिन आराम करने के बाद वो वापस से रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जा सके। वहीं पर उन्हें वो टूटता हुआ लाल तारा भी दिखाई देता है जो कि आसमान से जमीन की तरफ ही गिरने वाला था। शियाचन बताता है कि वो जो बंदा है ना जो हेवन में रहता है वो बड़ा ही खतरनाक है, उसी ने ये लाल तारा भेजा है और ये लाल तारा आसपास का ऑरा जमा करते हुए सारी की सारी पावर को उस बंदे के पास भेजता रहता है, जिस वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अगर ये लाल तारा जमीन पे गिरा तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। उसे रोकने के लिए कोई ना कोई पावरफुल बंदा तो चाहिए जिसके अंदर इतनी पावर हो कि वो लाल तारे को रोक सके। इसलिए मैं रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जा रहा हूँ ताकि वहां पर जाने के बाद हो सकता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर पाऊँ। उसके बाद जब लाल तारा गिरने की मुसीबत आएगी तो मैं उसे रोक पाऊंगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद शियाचन कहते हैं कि चलो चलो यहाँ पर आराम करने का टाइम खत्म हुआ, अब हमें वापस से रेडियम क्रिस्टल माइन की तरफ अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। उनके वहां से जाने के बाद जियान मिंग भी वहां पर पहुंच जाती है जो शियाचन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी, लेकिन वो जहाँ पर भी जाती उससे पहले ही शियाचन वहां से आगे बढ़ चुका होता। वो मेंढक जियान मिंग को इशारा करते हुए बता रहा होता है कि अभी इस तरफ गए शियाचन, तो उसका पीछा करते हुए जियान मिंग भी वहीं पर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ शियाचन और बाकी जैसे ही आगे बढ़े थे वहां पर एक बीस्ट आ जाता है जो कि रेडियम क्रिस्टल माइन की जो पावर थी उससे इन्फेक्टेड था और इस वजह से वो नॉर्मल सा बीस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। जंगली एक ही पंच मारकर उस बीस्ट को उड़ाकर वहां से फेंक देता है, लेकिन एक बीस्ट के जाने के बाद वहां पर और ज्यादा कई सारे बीस्ट आने लग गए थे जो सब के सब यहाँ पर उसी रेडियम क्रिस्टल माइन से इन्फेक्टेड थे। वो बहुत ही ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। जंगली ने एक बीस्ट को मारा था तो वहां पर बीस्ट की पूरी फौज आ चुकी थी जो यहाँ पर आने के बाद शियाचन और बाकियों पर हमला शुरू कर देती है। वो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि अरे यार एक को भी नहीं मारना चाहिए था, बड़ी मुसीबत हो गई है। तो शियाचन कहता है इनके लीडर को पकड़ो, अपने आप ये सारे के सारे सरेंडर कर देंगे। लेकिन वो लीडर कौन है और उसे पकड़ा कैसे जाएगा, इसलिए वो अपने थ्री आई वुल्फ से कहता है कि जाओ लिटिल ब्लैकी, तुम्हें इनके लीडर को पकड़ना है और इन सभी को शांत करवाना है। तो यहाँ पर वो जो वुल्फ होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद को बड़ा कर लेता है और खुद को बड़ा करने के बाद वो सीधा का सीधा उन बीस्ट के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। वो उनमें उसी लीडर को ढूंढ रहा होता है जो इन बीस्ट का लीडर हो और उसको ही फाइट करते हुए वो वहां पर मार डालेगा तो सब के सब कंट्रोल में आ जाएंगे। बाकी के जो बीस्ट थे उसके साथ बाकी लोग फाइट कर रहे होते हैं। जंगली और बाकी लोग भी सभी एक एक करते हुए बीस्ट को मारे जा रहे थे क्योंकि आगे जाने का पूरा रास्ता इन बीस्ट ने कवर कर लिया था। इनसे फाइट किए बगैर आगे जाया ही नहीं जा सकता। वो लोग जितना बीस्ट को मारते उतना ही ज्यादा बीस्ट वहां पर आते ही जा रहे थे, वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। शियाचन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मारे जा रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बीस्ट इतने थे कि उनको गिनना ही मुश्किल है। लेकिन तब थंडर वुल्फ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के लीडर को पकड़ लेता है और उसे अपने पकड़ने के बाद मुंह में दबाकर जमीन में पटक दिया था। इस वजह से बीस्ट के लीडर की वहां पर हालत खराब हो जाती है और जैसे उनका लीडर यहाँ पर अपनी हालत खराब कर दिया था तो सारे के सारे बीस्ट सभी पे हमला करने का छोड़कर अपने ही लीडर के पास जाने लगते हैं ताकि देख सके कि उनके लीडर को क्या हुआ। इस चीज को देखकर यंग मास्टर कहता है कि वाह थ्री आइल्ड वुल्फ, तूने बहुत ज्यादा कमाल का काम किया, तूने तो आज यहाँ पर हमारी जान बचा ली। अब हमारे पास ये अच्छा मौका है यहाँ से भाग निकलने का। लेकिन जैसे उनका लीडर जो था बीस्ट का अपनी हालत खराब कर रहा तो जितने भी बाकी वहाँ पर बीस्ट वगैरह थे वो सभी अपनी पावर को अपने लीडर के अंदर ही ट्रांसफर करना शुरू कर देते
देते हैं। इस वजह से वो लीडर अपने साथियों की पावर के बीच में घिर चुका था और वो पावर यहाँ पर लीडर को और ज्यादा पावरफुल बना रही थी। देखते ही देखते सभी के सभी बीस्ट वहां से गायब हो जाते हैं और सबकी पावर उस लीडर के अंदर चली गई थी। इस वजह से वो लीडर पहले से बड़ा और पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब यहाँ पर इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। वो इंसान की तरह दो पैर पे खड़ा होकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। सारे लोगों की हवा टाइट हो जाती कि बाप रे, ये हमने क्या कर दिया, ये बीस्ट तो वापस से खड़ा हो गया और अब ऐसा खड़ा हुआ है कि हम लोगों को यहाँ पर खड़ा होने नहीं देगा। इतना भयंकर शैतान जैसा कैसे बन गया। ब्लैकी उस लीडर बीस्ट से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो लीडर बीस्ट तो उसे एक बार में उड़ाकर फेंक देता है। सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब वो यहाँ पर इस लीडर बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो लीडर बीस्ट यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन बीच में जंगली आकर एक घसीट के पंच उस लीडर बीस्ट को मार देता है। इस वजह से यंग मास्टर की जान बच चुकी थी, पर वो लीडर बीस्ट जंगली की इस हरकत से बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करने लगता है। अब पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक ही पंजा मारते हुए जंगली को वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है। जंगली भी अब यहाँ पर अपनी हालत खराब कर चुका था। इसके बाद भी यहाँ पर वो बीस्ट नहीं रुकता। वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा का सीधा जंगली के ऊपर अपना पंजा रख देता है और उसे खाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन बीच में शियाचन आकर उस बीस्ट का मुंह ही दबा देता है लकड़ी की मदद से। इस वजह से वो जंगली के ऊपर हमला नहीं कर पाता, लेकिन अब शियाचन की ये हरकत से वो बीस्ट और ज्यादा भड़क चुका था। तो वो सबके ऊपर से अपना ध्यान हटाते हुए सीधा का सीधा शियाचन के ऊपर ही हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। शियाचन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बीस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लगातार कई सारे अटैक उसने शियाचन के ऊपर कर दिए थे। हमला करते करते वो शियाचन को एक खाई के पास लेकर आ जाता है ताकि वो उसे नीचे गिरा सके, लेकिन वो शियाचन को क्या गिराता, शियाचन अपने डंडे की मदद से एक ही बार के अंदर उस लीडर बीस्ट को खाई के नीचे ही लाकर फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि इस चीज से अब यहाँ पर उस लीडर बीस्ट का खेल खत्म हो चुका है, वो मर गया होगा। यहाँ पर इस फाइट की वजह से बहुत ज्यादा टाइम शियाचन का बर्बाद हो चुका था। तो वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल के पास भी जाना है, हमने पहले ही काफी टाइम बर्बाद कर दिया है। तो वो लोग दोबारा से वहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद यंग मास्टर को वहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन दिखाई दे जाता है। वो सभी से कहता है कि जरा उधर तो देखो, वही है ना रेडियम क्रिस्टल माइन, हम वहाँ पर पहुंच गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए सभी पूरी स्पीड के साथ उसी तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि जल्द से जल्द रेडियम क्रिस्टल माइन की तरफ पहुंच सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।